ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो निम्न कथन में से कौन सा विकास बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो अच्छे से पढ़िए इसको और समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मतलब है जो माहौल मिलता है या जो भी अभी प्रेजेंट में सिस्टम है, एजुकेशन से हो या डेवलप बच्चे के परिवेश की बात की जाए, तो जो भी अभी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट को। तो ऑप्शन है पहला कि सम स्टूडेंट क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर इन द सेम क्लास डू नॉट, ये रिलेटिव नहीं लगता है इस क्वेश्चन से। दूसरा आपका पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लाभांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, इसको भी देखते हैं। इसके बाद तीसरा है एक समान जुड़े बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। फोर्थ है यहाँ पर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है जो फिज़िकली फिट हो या जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो वो नैतिक रूप से भी अच्छे हों, हो सकता है नहीं हो, ठीक है। तो फिज़िकली इसका कोई लेना देना नहीं है। फिज़िकली जो फिट बच्चे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नैतिक रूप से भी काफ़ी अच्छे हों। तो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है कि डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करेगा, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्टेटमेंट कौन सा है एनवायरनमेंट की भूमिका को लेकर। तो देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। जाहिर सी बात है जो पहले यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी वो कम थी या रिसोर्सेज तो जो थे वो कम थे, और जैसे जैसे कुछ दशकों में चीज़ें अच्छी बेहतर हुई है उसके अकॉर्डिंग जो IQ टेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है, और यही जो है बच्चे के विकास में एनवायरनमेंट की भूमिका का समर्थन करने वाला सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है इन चारों में से। तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे आई होप क्वेश्चन को। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन द क्लास एक्सेप्ट। तो इस इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में इमोशनली और सोशली फिट है या फिर समायोजित है। ये चार ऑप्शन आप पढ़िए इसको अच्छे से और उसके बाद आंसर गेस कर सकते हैं। पहला है डेवलप गुड रिलेशनशिप विथ पीयर्स, यानी कि जो उनके हमउम्र साथी उनके साथ मधुर संबंधों का विकास। दूसरा है कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विथ चैलेंजिंग टास्क, मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय, थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ है कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विथ पीयर्स। तो इमोशनली और सोशली फिट है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो इमोशनली और सोशली फिट होगा उसके अपने साथियों के साथ मधुर संबंध होंगे और उसका डेवलप वो कर सकता है। दूसरा है आपका चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृष्टिपूर्वक करना, ये भी इसमें बिल्कुल फिट बैठता है, तो ये भी एक्सेप्ट पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, मैनेज कर लेना, तो मैनेज कर लेता है, यानी कि वो इमोशनली और सोशली बिल्कुल फिट है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है। तो राइट आंसर फोर्थ है। तो गैस किया था अगर आपने फोर्थ तो बिल्कुल सही गैस किया था, क्वेश्चन को आप समझ गए थे। हमउम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टरी इनकरेज्ड बाय ओरिएंटेशन कैन बी डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़िए। पहला ऑप्शन है फोकसिंग ऑन स्टूडेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स, कंपेयरिंग स्टूडेंट सक्सेस विथ ईच अदर, असाइनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एट होम असाइनमेंट, टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट। तो क्या होगा, कौन सा इसमें राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो अगर आपने ए गैस किया है या फिर फर्स्ट ऑप्शन गैस किया है तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से जो मास्टरी इनकरेज्ड है बच्चों में, यानी कि अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये होगा आपका फोकसिंग ऑन स्टूडेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स। तुलना करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक, दो स्टूडेंट की तुलना करके कोई फ़ायदा नहीं है। होमवर्क ज़्यादा देकर भी जरूरी नहीं है कि मास्टरी इनकरेज्ड हो जाए इससे, ठीक है, निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सके। और अनपेक्षित परीक्षा लेकर भी, ये तो अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, ये भी कोई पर्टिकुलर इसका राइट आंसर नहीं होगा।
तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान अगर देंगे तो ही निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ए जिन्होंने गैस किया था बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड, निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो यहाँ पर दिया गया फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से है, कॉग्निटिव मैच्योरेशन यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो परिपक्व, ये है आपका, ये एक है, ठीक है, ये एक वर्ड है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये मैच्योरेशन से डिपेंड है, इसका मैच करता है। या फिर सोशल डेवलपमेंट ये एनवायरनमेंट पर है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। या फिर इमोशनल डेवलपमेंट ये परिपक्वता। तो इनमें से कौन सा होगा सबसे करेक्ट मिलान उचित है, पूछा गया है, ठीक है। तो क्या शारीरिक विकास सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक कर सकता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो सबसे उचित बात की गई है, तो ये नहीं होगा। दूसरा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, ये भी नहीं है। तीसरा इसका राइट आंसर होगा, अगर आपने तीसरा गेस किया तो बिल्कुल सही है। जो सामाजिक विकास है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो एनवायरनमेंट कैसा है आपका उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। और फोर्थ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग, प्रतिक्रिया का विलोप होना, इसको ध्यान से देखिए, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, पूछा गया है। पहला है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट या फिर वर्बल। तो पूछा गया है कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो किसके बाद विलोप होना उसका मुश्किल होता है, कम होना मुश्किल होता है। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना, क्या मौखिक भर्त्सना से विलोप होना कम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। दंड से भी नहीं होगा। आंशिक पुनर्बलन इसका राइट आंसर है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, अगर आपने गैस किया था पार्शियल रीइंफोर्समेंट तो बिल्कुल सही है। देखिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट मतलब कंटिन्यूसली उस किसी चीज़ को लेकर दबाव डालना, या दबाव नहीं इसको कहेंगे, किसी चीज़ को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अगर उसका रिस्पॉन्स आप कम नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद अगर उसका रिस्पॉन्स कम होना कठिन हो जाएगा तो वो होगा आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट। यानी कि कंटिन्यूस ना करके किसी चीज़ को मेंशन अगर आप कर रहे हैं तो कभी करें कभी ना करें, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो ये अधिक समय तक रहेगा, जो रिस्पॉन्स है वो बना रहेगा, तो इसका विलोप कठिन हो जाएगा। तो कंटिन्यूस अगर आप कर देंगे तो इसके पूरे चांसेस हैं कि मना कर दिया जाए। तो ऑप्शन सेकंड इसका, यानी कि जो रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो जाए, तो सेकंड इसका नहीं होगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर है आंशिक पुनर्वलन। तो ए गैस किया था आपने तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, यानी कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका पूछा गया है। तो ऑप्शन है अचीवमेंट गोल्स, करिकुलर डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल या फिर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो ये होगा आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें क्या चीज़ है, देखिए इन्होंने बताया था व्यवहार के 3 पक्ष हैं, जिसे 3H लॉ भी कहते हैं, जिसमें आपका पहला है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है आपका भावनात्मक, और उसके बाद क्रियात्मक पक्ष, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इसको भी याद रखिएगा, ये 3 होते हैं, 3H लॉ भी से कहते हैं। तो व्यवहार के 3 पक्ष इन्होंने बताए थे, और डी अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंग्जाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। तो इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा है आपको बताना है, कि जो परीक्षा के कारणों को या चिंता को दूर कर सके, ऐसी कौन सी तकनीक या फिर टेक्निक है। तो एंग्जाइटी को दूर करने के कौन सा इसमें सही आंसर होगा, तो देखिए एक बार ऑप्शन पढ़िए। पहला है फेमिलराइजिंग विथ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर है उससे आप परिचित हो जाएं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, ये चीज़ आपको मालूम हो, या किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है आपका परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तीसरा है समर्थन प्राप्त करना या फिर विशिष्टताओं पर बल देना।
तो किसके अतिरिक्त, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ये पूछा गया है कि किसके अतिरिक्त। तो देखिए, अगर आप परीक्षा पैटर्न से परिचित होंगे तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया होगा पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कैसे रहते हैं, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। तो इससे एंग्जाइटी कम होगी, तो इसके एक्सेप्ट ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद है समर्थन प्राप्त करना, तो ये भी आपके एंग्जाइटी को कम कर सकता है, सीकिंग सपोर्ट। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बल देना, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, या एजुकेशन हो या जो भी हो, पढ़ाई में एग्ज़ाम की बात की जा रही है, तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर बल देकर भी आप एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। लेकिन इजी क्वेश्चन था वैसे, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, थिंकिंग टू मच अबाउट रिजल्ट, ये आपके एंग्जाइटी को इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें दूर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बार बार एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो ये दूर नहीं करेगा। तो इसी के अतिरिक्त परिणाम के बारे में बहुत सोचना, बहुत अधिक सोचना, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के परिणाम, परीक्षा से होने वाले एंग्जाइटी को दूर कर सकती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड, अगर कोई स्टूडेंट पाठ के दौरान या लेक्चर के दौरान या क्लास के दौरान कुछ गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, इसको पढ़िए, उसके बाद आप आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है कि जो इंस्ट्रक्शन है, टास्क है, टाइम टेबल है, सेटिंग अरेंजमेंट है, उसको चेंज किया जाए। दूसरा है आपका जो लेक्चर है उसको या लेसन है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और क्लास से बाहर चले जाए और कुछ देर बाद उसको लिया जाए। तीसरा है आपका आइडेंटिफाई द एरिंग स्टूडेंट एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, यानी कि जो एरिंग स्टूडेंट है या जो गलतियां करता है बार बार पढ़ाई को लेकर, तो इसमें पूरे ग्रुप की बात की गई है। तो इसमें जो एरिंग स्टूडेंट है उसकी शिकायत की जाए, तो ये तो वैसे भी सही नहीं होगा। फोर्थ है यहाँ पर मेक एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, तो जो छात्र गलतियाँ कर रहे हैं उनको कक्षा के बाहर खड़ी कर देना चाहिए। तो अगर कोई शिक्षार्थी पाठ के दौरान गलतियाँ करते हैं तो क्या करें। तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आई थिंक आप सभी ने गेस कर लिया होगा, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपना पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं, टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे परफेक्ट आंसर यही है इन चारों में से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड। जब शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग या फिर जनरलाइजेशन। तो इजी क्वेश्चन है, किसी को देखकर अगर उस चीज़ का अनुकरण किया जाता है तो ये होगा आपका सोशल लर्निंग। भले ही वो टीवी शो देख रहा है या फैशन शो देख रहा है, लेकिन किसी को देखकर अगर कोई चीज़ लर्न किया जाता है तो ये होगा आपका सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। ठीक, तो सी आपने गैस कर ही लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन इन लर्न वायलेंट बिहेवियर depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है या फिर है। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बंड्यूरा या फिर जीन पियाजे। तो एल्बर्ट बंड्यूरा, सभी ने अगर पढ़ा होगा इस बारे में तो बिल्कुल सही है, एल्बर्ट बंड्यूरा, सी इसका करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। इन्होंने 2 चीज़ दिए थे, एक तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग था, एक सोशल लर्निंग था, जिसका क्वेश्चन हमने अभी पहले किया है, सोशल लर्निंग का, यानी कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख कर सीख लेना। सेम क्वेश्चन ये भी है। तो एल्बर्ट बंड्यूरा ने उससे रिलेटेड है कि अगर कोई चीज़ अगर फिल्मों में दिखाई जाती है जो हिंसात्मक हो या ऐसी कोई चीज़ दिखाई जाती है तो बच्चे उस चीज़ को सीख लेते हैं, उस बिहेवियर को सीख लेते हैं। यही आपका तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, एल्बर्ट बंड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज सजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द पीपल अराउंड हिम एंड विद सोशल इंस्टीट्यूशन टू डील विथ डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ
अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करने का सुझाव या सजेशन देता है। तो पहला है साइकोडायनेमिक यानी कि मनोगत्यात्मक, दूसरा इकोलॉजिकल पर्यावरणीय, बायोलॉजिकल जीव वैज्ञानिक, या फिर बिहेवियरल व्यवहारवादी। तो ये होगा आपका इकोलॉजिकल बी ऑप्शन, या फिर सेकंड ऑप्शन आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कह सकते हैं इसे, या फिर इकोलॉजिकल मॉडल। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। ये किसने दिया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दिया था आपका ब्राउन फैन ब्रेनर्स ने, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो बी अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, रेनुजली इज नोन फॉर हिज डैश डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस। रेनुजली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो 48 है, 4 लेवल है, 3 सर्कल या 3 साइडेड, कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा आपका ऑप्शन थर्ड, त्रिवृत्तीय कहते हैं हिंदी में, 3 साइकिल, जिसमें है आपका एबिलिटी इनमें ज़्यादा होगी, ठीक है। गिफ्टेडनेस की जो इन्होंने डेफिनेशन बताई थी, ये जो गिफ्टेड चाइल्ड है या बच्चे हैं, या गिफ्टेडनेस है बेसिकली, यही बताया था। तो इन्होंने बताया था कि इस तरह के जो होंगे उनमें एबिलिटी ज़्यादा होगा, कमिटमेंट ज़्यादा होगा, और क्रिएटिविटी। तो यही था 3 सर्कल, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एज अ टीचर इफ़ यू वांट टू करेक्ट द बैड हैबिट ऑफ ए स्टूडेंट विच थ्योरी ऑफ लर्निंग यू विल कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग द एक्शन। अध्यापक होने के नाते अगर कोई स्टूडेंट है जो उसकी बुरी आदत को आप सुधारना चाहते हैं एज ए टीचर, तो आप कौन से ऐसी थ्योरी है, अधिगम की थ्योरी या फिर जो आपके लर्निंग थ्योरी है, वो अपने दिमाग में रखेंगे या फिर उसका इस्तेमाल करेंगे? इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर फील्ड थ्योरी। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो अगर आपने थर्ड ऑप्शन गैस किया तो बिल्कुल सही है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे आपके पावलोव, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो उद्दीपक, इंग्लिश में जैसे कहते हैं स्टिमुलस का काम करे, ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है उद्दीपक के रूप में किसी ऐसी वस्तु का जो उद्दीपक का काम करे, ठीक है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके जो कार्य है उसमें सुधार या उसे करवाना, यही होता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, जो कि पावलोव ने इसको लेकर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स इट इज़ सेफ टू कंसीडर एप्टीट्यूड एज ए स्किल। यानी कि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं इनके लिए पहला ऑप्शन है कि अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है इनके लिए, या फिर प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। यानी कि थर्ड ऑप्शन है द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंज, जैसे उसमें कोई परिवर्तन आता है उसको अडेप्ट करना चाहिए। फोर्थ है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इनमें से कौन सा होगा गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए? तो ये होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंज, जैसे ही कोई बदलाव आता है शिक्षार्थी में उसके अनुकूल या फिर उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इनमें से अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त पद्धति या तरीका है या मेथड है? पहला है केस स्टडी, दूसरा आपका घटनावृत्त अभिलेख, इसके बाद है आपका थर्ड ऑप्शन में पूछा गया कि बिहेवियर रेटिंग स्केल या फिर संरचित व्यवहार परक अवलोकन, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। इसमें पहले से ही पॉइंट्स बना के रख लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है या उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है।
तो ये होता है आपका संरचित व्यवहार परक अवलोकन, स्ट्रक्चर बिहेवियरल ऑपरेशन। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही था आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांस ऑफ लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय। ठीक है, तो जो निरोगता वाले बच्चे हैं, अधिगम निरोगता वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा देने का सबसे सही तरीका क्या होगा? तो ये होगा आपका, 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ते हैं एक बार। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों को उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों को शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, या फिर इन बच्चों को अपने लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो बच्चा कैसा है? अधिगम निरोगता वाला है और फुल्ली प्रोडक्टिव बनाना है उसको अपने लाइफ को, तो किस तरह से इसके अवसर को बढ़ावा दिया सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि टीचिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल एंड स्ट्रेटजी दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, टीचिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल एंड स्ट्रेटजी दैट कैन अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्ट्स। थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल ऑफ इनेबलिंग द लर्नर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थियोरेटिकल स्टेटमेंट इन रियल सिचुएशन इज कॉल्ड। संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थिति में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। ठीक है, वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। ठीक है, जो सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने को सक्षम बनाना कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो जो थियोरेटिकल चीज़ है उसे समझने के लिए रियल सिचुएशन में वो होगा आपका क्या? एनालिसिस होगा, सिंथेसिस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा या फिर अनुप्रयोग। तो बेस्ट तरीका क्या होगा? रियल लाइफ की बात की जा रही है या फिर रियल सिचुएशन की बात की जाए तो ये होगा आपका एप्लीकेशन। बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, पहला ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि कल्चर और जो लैंग्वेज है और दोनों ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तो तीसरा है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ डेवलपमेंट। ठीक है, जो विकास है उसमें संस्कृति और भाषा जो है एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं या फिर निभाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अब अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही था। ठीक है, ये है आपका वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल फेनोमेना आर द गोल्स ऑफ। व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण परिकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कणा या फिर इंडक्टिव रीजनिंग, रिडक्टिव रीजनिंग या फिर साइंटिफिक मेथड। क्या है इसमें पूछा गया? टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमिना। ठीक है, एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट और कंट्रोल जो फिनोमिना है वो क्या है? तो ये होगा आपका दिस साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति जिसे एक्सप्लेन किया जा सके, प्रेडिक्ट किया जा सके और जो घटना है या जो फिनोमिना है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये होगा आपका वैज्ञानिक पद्धति। ठीक, फोर्थ ऑप्शन अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स एरर इन मैथमेटिक्स एज अ टीचर यू वुड। तो एक विद्यार्थी कक्षा 7 का जो त्रुटियां करता है गणित में, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सीधे उत्तर बता देंगे? मैथ्स में तो डायरेक्ट आंसर बताने से कुछ नहीं होगा। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, तो इससे तो सिर्फ कैलकुलेशन हो पाएगा। थर्ड है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे एवं स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे।
फोर्थ है शिक्षार्थी को दिखाएंगे त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले स्टूडेंट है उनसे खुद ही कहेंगे कि आप पता लगाएं या फिर अलग जो अल्टरनेटिव मेथड है उसका इस्तेमाल करें और इसके अलावा त्रुटि का पता लगाएं स्वयं से, तो ये रहेगा बेस्ट। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, एक शिक्षक के रूप में सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, फोर्थ ऑप्शन बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आस्क द स्टूडेंट टू यूज़ अल्टरनेटिव मेथड टू रीडू इट टू फाइंड आउट एरर्स ऑफ हिज और ओन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच टर्म इज़ इन्वॉल्व इन एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें कौन सा पद सम्मिलित होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला है समस्या का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा है कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श, डिस्कशन ऑन प्रपोजल ऑफ फॉर वर्क। थर्ड है योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण, सिलेक्शन ऑफ प्लान एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर ये सभी। तो गैस कर ही लिया होगा आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा कभी तो ये सभी होगा क्योंकि इसमें ये सारे टर्म आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कुछ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। कोई डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें। और आने वाले समय में और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा है अभी तक तो, और लाइक ज़रूर करके जाएं। ठीक है, लाइक कर देने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। तो लाइक ज़रूर करते हैं और जिस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।